कक्षा 9वीं में विषय सामाजिक विज्ञान में आज हम पूर्व में पढ़े गए बिंदु से आगे हम पढ़ेंगे। आज का बिंदु हमारा है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि पाठ 1 है 9th क्लास में। उसका बिंदु है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। यानी हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, जो घटना पड़ी थी अपने बास्टिल की दुर्ग वाली, उस घटना ऐसी घटना क्यों हुई, उसमें फ्रांसीसी समाज जो कि उसकी बनावट थी फ्रांसीसी समाज की, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक थी, कारण थी। तो हम ये आज पढ़ते हैं। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। थोड़ा ध्यान देना कि 1774 में कौन बना? बूर्बो राजवंश था, उसका लुई 16वां राजगद्दी पर बैठता है। उस समय 1774 में उसकी उम्र केवल कितनी थी? 20 साल की। और उसका जो विवाह हुआ था वो फ्रांस के पास में जो उसका पड़ोसी है ऑस्ट्रिया, वहाँ की राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट, उसके साथ उसका विवाह होता है। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया था और लंबे समय तक जो युद्ध फ्रांस के साथ चले थे उनके कारण वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। यानी जब बूर्बो राजवंश का लुई 16वां 1774 पर गद्दी में बैठता है तो वहाँ फ्रांस का जो राजकोष था, पैसा था, उसके पास जो बजट था वो बिल्कुल खाली था, क्योंकि युद्ध के कारण फ्रांस के साथ कई युद्ध चले थे, उसके कारण उसका राजकोष क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। वर्साय का जो विशाल महल था और जो राज दरबार की शानो शौकत थी, उसको बनाए रखने के लिए लुई 16वें ने फिजूल खर्ची करी। और उसके शासनकाल में अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, उसमें जो ब्रिटेन से आज़ाद अमेरिका के 13, 1785 में आपको याद है कि 1785 में अमेरिका आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है। तो उसके जो 13 उपनिवेश थे जो ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में थे, उनको आज़ाद कराने में कहीं ना कहीं लुई 16वें ने अपना पैसा खर्च किया था अमेरिका की तरफ से। तो इससे क्या हुआ कि इस युद्ध के चलते 10 अरब लिब्रे का उसके ऊपर कर्ज जुड़ गया था और पहले से ही 2 अरब लिब्रे के बोझ, यानी 2 अरब लिब्रे उसकी मुद्रा थी, कि कर्ज के नीचे दबा हुआ था। इस तरह 1785 आने तक मात्र 11 साल के शासनकाल में 12 अरब लिब्रे का कर्ज उस पर हो गया। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। जो सरकार को कर्जा दे रहे थे उसमें फ्रांस के लोग, फ्रांस के बैंक या फ्रांस के बड़े व्यापारी लोग, तो वो 10% ब्याज की मांग करने लग गए। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। यानी क्या करती सरकार? कहाँ से लाएगी पैसा? जो कर्ज आ रहा था, कर्ज को चुकाने में, और 10% जब उस पर ब्याज हो गया तो चुकाने के लिए जनता से लिया जाना था वो तो जनता पे उसने ब्याज और जनता पे उसने कर बढ़ाने के लिए मजबूर हुआ। और अब जो फ्रांस की समाज की बनावट है वो बड़ी इसमें एक कारण बनी थी फ्रांसीसी क्रांति में। ये देखिए आप, फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। प्रथम था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा था जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर। यानी जो रोज़मर्रा का धंधा करते थे, रोज़मर्रा का काम करके अपना पेट पालते थे, वो सारे के सारे इस तीसरे वर्ग में शामिल थे। तीसरे वर्ग की बुनावट आप देख रहे हैं, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरे में सारे जो लोग थे, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, कारीगर, छोटे किसान, मजदूर, नौकर आदि। और पहला और दूसरा जो था, पहला पादरी वर्ग जो धर्म से संबंधित लोग थे, धार्मिक गुरु कह दो उनको, और दूसरा कुलीन वर्ग यानी जो अमीर वर्ग जो था वो दूसरे वर्ग में था। अब दिक्कत यहाँ होती है कि अभी पढ़ेंगे 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ है। इन 3 वर्ग में केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। देखा ना मैंने, तीसरा जो वर्ग था रोज़मर्रा का काम करके पेट पालने, उसी को टैक्स देना पड़ता था।
वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। तो हम यहाँ देखते हैं कि तीसरा वर्ग जो था वो ही टैक्स यानी कर अदा करता था। बाकी जो दो वर्ग थे, प्रथम और द्वितीय, प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग, दूसरे में कुलीन वर्ग, वो कर नहीं देते थे। सरकार की सारी सुविधाएं जो थी राजा की तरफ से, उनका उपभोग वो जरूर करते थे, लेकिन कर नहीं देते थे। कर देने का जो काम था वो तीसरे वर्ग का था। तीसरे वर्ग में जो लोग रोज़मर्रा का काम धंधा करके अपना पेट पालते थे, उन पे कर का बोझ था। यही समाज में एक भेदभाव की बुनावट थी और यही क्रांति का कारण बनी। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। किसान तो थे लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं थी, वो किसी ज़मींदार के यहाँ काम करते थे। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों का, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर वर्गों का अधिकार था। प्रथम दो स्टेट कुलीन और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। यानी 90% पूरी आबादी, फ्रांस की पूरी आबादी के 90% लोग किसान थे, लेकिन किसान जो ज़मीन थी वो ज़्यादातर पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग की थी, यानी पहले और दूसरे वर्ग की। जब किसान तीसरे वर्ग में आते थे, टैक्स देने का काम किसानों का था, ज़मीन से कोई फ़ायदा, कोई लाभ और प्राप्त कर रहा था। और पादरी, प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे, प्रथम और द्वितीय कुलीन और पादरी वर्ग को कुछ जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त है कि कर वो नहीं देंगे, कर देंगे तीसरा वर्ग। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। ये दूसरे और तीसरे वर्ग के लिए पहले और दूसरे वर्ग के लिए, यानी प्रथम वर्ग के लिए और दूसरे वर्ग के लिए, प्रथम स्टेट के लिए और दूसरे स्टेट, पादरी और कुलीन वर्ग के लिए जन्मना विशेषाधिकार था कि वो कर नहीं देंगे। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल सकता था। दूसरे वर्ग को और अलग प्रकार का एक अधिकार मिल गया कि तीसरा वर्ग तो राजा को जो टैक्स देगा ही। ज़मीन के किसान, तीसरे वर्ग के लोग जो किसान थे, वो दूसरे वर्ग के लोगों को भी टैक्स देंगे सामंती टैक्स के रूप में। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। कहने का मतलब तीसरा वर्ग सारी सेवाएं देता था, कर भी तीसरा वर्ग देता था, करों का बोझ भी तीसरे वर्ग पे था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइथ, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों के में टाइल प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोज़ाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। कहने का मतलब ये है कि तीसरा जो वर्ग था वो सरकार को तो, राजा को तो टैक्स देता ही देता था। वो टाइल और टाइल के रूप में भी टैक्स देता था, वस्तुओं के खरीद पे भी टैक्स देता था। और किसान, उसके पास ज़मीन नहीं थी, ज़मीन थी दूसरे वर्ग की, लेकिन दूसरे वर्ग की ज़मीन पे खेती करता था तीसरा वर्ग और टैक्स चुकाता था दूसरे वर्ग को। इसी प्रकार पादरी वर्ग जो प्रथम वर्ग के लोग थे, वो टाइथ नामक धार्मिक कर भी तीसरे वर्ग से लेते थे। यानी सारे के सारे करों का बोझ किस पे था? तीसरे वर्ग पे। यही असंतोष की भावना थी। इस लेसन में नए शब्द आए। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट ये वर्ग था समाज का एक। पादरी वर्ग ये प्रथम वर्ग का हिस्सा था। जो धार्मिक विशेषाधिकार लोग थे वो थे। टाइद चर्च द्वारा लिया जाने वाला कृषि उपज कर था, 10वें हिस्से के बराबर लिया जाता था। और टाइल सीधा राज्यों को अदा किया जाने वाला कर। इस प्रकार हम इसमें देखते हैं और ये पढ़ा है, तो हमें इन शब्दों को देखना है। सारे लेसन मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। आज इतना ही बस। धन्यवाद।